फरहान इस्लाम साहब, सीधे आपके पास आते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया है जो हमारा लक्ष्य था यूपी में बीजेपी को रोकना, उसमें हम कामयाब रहे। देखिए, अखिलेश यादव जी को जो कहना है वो कह रहे हैं। जाहिर है जीत का थोड़ा उत्साह रहेगा, जो उनकी सीटें आई हैं उसको तो नकारा नहीं जा सकता, जीत का उत्साह रहेगा। लेकिन ओवरऑल उनको ये भी सोचना चाहिए कि सारे गठबंधन मिलके, जो इंडिया अलायंस के सारे गठबंधन मिलके, उसके बावजूद जो है वो बीजेपी अकेले को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो कद इनका कहाँ है, किस तरह का है, वो खुद उनको सोचना चाहिए। सिर्फ 37 सीटों से या 36 सीटों से वो सरकार का गठन तो नहीं कर सकते या सरकार को चुनौती तो नहीं दे सकते। देश की जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में, एक अकेली पार्टी है जो 240 सीटों लेकर आई है, उसको किस तरह से इग्नोर करेंगे वो जनता भी देखेगी। बहरहाल देखिए, आप जो आपने अपने शुरू के इनिशियल रिमार्क्स जो आपने दिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार न कभी अनसर्टेनिटी थी, न कभी अनसर्टेनिटी रहेगी। जो मजबूत सरकार बनने की बात की थी, वो मजबूत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में बनेगी और जो भी एजेंडा था 125 दिन का, वो एजेंडा पूरा करेगी और देश को तरक्की के रास्ते पे जिस तरह से चल रही है उसको और तेजी से दौड़ाने का काम करेगी। और हमारे जितने घटक दल है, ये हो सकता है कि इंडिया अलायंस में इस तरह की खींचातानी चलती होगी, लेकिन यहाँ पर उस तरह की न चर्चा होती है, न बात होती है। ये स्पेकुलेशन सिर्फ हम बाहर में देखते हैं या तो सोशल मीडिया में, और उससे कुछ उठ के आ जाता है मीडिया में। वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के सारे आंकड़े जोड़ भी लिए जाएं तो भी बीजेपी के बराबर आकर ये लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, फिर क्यों तुलना कर रहे हैं और इतने ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं? घनश्याम जी नमस्कार। चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को मैं सबसे कहूंगा कि पहले एक लंबी सांस लीजिए। ये आजादी, स्वतंत्रता, देश में तानाशाही खत्म होने की सांस है। ये लोकतंत्र की सांस है जो आप भी महसूस कर रही होंगी, देश का मीडिया महसूस कर रहा है, देश की सिविल सोसाइटी महसूस कर रही है, जुडिशियरी महसूस कर रही है। ये तानाशाही के घमंडी सपने के चकनाचूर होने की सांस है। और मुझे आज देश भर से फोन आए कि सभी लोगों ने कहा कि आज वो बड़े दिनों बाद खुल के सांस ले रहे हैं, तो इसकी मैं बधाई सबको देता हूं। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी साइकिल पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई, सिर्फ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के ब्रिलियंट और करिश्माई नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने समूची भारतीय जनता पार्टी को न केवल अयोध्या में रोका, पूरे देश में रोक दिया। और इस हालत में रोक दिया है कि ये आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू जी का जो चुनाव सिंबल है वो साइकिल है। अब ये सरकार साइकिल पे सवार होना चाहती है। तो ये सरकार जो अपने घुटनों के बल है, जिसका अहंकार टूट के सामने आया है। हमारे देश में साम दाम दंड भेद कोई मूल मंत्र नहीं है, सत्यमेव जयते मूल मंत्र है। जो सरकार अपने अहंकार में साम दाम दंड भेद को मूल मंत्र बना लेती है, वो भूल जाती है कि रावण का अहंकार भी चकनाचूर हुआ था और एक बार फिर इस कलयुग में एक सोने की लंका बनाने वाले लोगों का अहंकार चकनाचूर हो रहा है। तो खुल के सांस लीजिए। नीतीश कुमार जी को 10 साल से भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाह रही है। मैं उनके साथ 6 साल काम कर चुका हूं, बड़ा सम्मान करता हूं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ में तरह तरह के खंजर घोंपने की कोशिश करती है, जिसमें एक खंजर का नाम चिराग पासवान भी था, जो 2020 में घोंपने की कोशिश की गई थी। एक खंजर का नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह भी था, जो उसके बाद घोंपने की कोशिश की गई थी, उसमें वो नाकामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी की ये बदकिस्मती है कि एक तरफ उन्हें साइकिल पे सवार होना पड़ रहा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के ऊपर, जिनका डीएनए प्रधानमंत्री टेस्ट करवाने की बात करते थे। ठीक है, अब मैं जरा बाकी मेहमानों के पास, जफर साहब उसके बाद आऊंगी, क्योंकि हमारे साथ आज बहुत ज्यादा लोग हैं, सबके एक एक टिप्पणी बहुत जरूरी हो जाती है। अनूप बुगडी जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप टीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, दर्शकों को बताइए कि सब ठीक ठाक है एनडीए में, या उधर भी झांक के देख रहे हैं आप लोग इंडिया की तरफ? सब ठीक ठाक है। ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू जी अभी मोदी साहब से मिल चुके हैं, सब पूरे ठीक ठाक है। तेलुगु देशम पार्टी हमेशा इंडिया के साथ थी, तो बीच में थोड़ा बहुत उधर उधर था, मगर हम अब एनडीए के साथ ही थे। साइकिल हमेशा पुल के साथ ही रहेंगी, शायद नहीं बोल सकते। आप एक बात यहाँ बहुत गैर से सोचना है कि जो इंडिया अलायंस है, इसमें 99 कांग्रेस को है, सपा को 37 है, तृणमूल कांग्रेस को 29 है। सडनली एक दिन राहुल गांधी से नहीं गिर के हमारे अखिलेश यादव जी आके मेरे को नेताजी ख्वाब में बोले 2 भी साइकिल बीजेपी के साथ जाना बोले तो गठबंधन टूट जाती। सो ये टूटने की गठबंधन है, मगर जुटने की गठबंधन नहीं होती। तो इसके साथ जाके हम लोग का खुदकुशी करना नहीं चाहे। अभी हमारे को आंध्र प्रदेश की जनता क्लियर मैंडेट दी, आंध्र प्रदेश की जनता को स्पेशल स्टेटस, आंध्र प्रदेश की जनता को जो पैसे चाहिए वो पूरे हम भाजपा के साथ, अब हम लोग इंडिया अलायंस में रह के वो पूरा पैसा लेंगे। जो
आंध्र प्रदेश डिवीजन हुए बाद जो आंध्र प्रदेश लॉस हुआ वो पूरा लॉस को रिवर करके आंध्र प्रदेश को रिकवर करके और एक कैपिटल सिटी बना के अच्छा प्रदेश बनाने के लिए हमारे कंट्रीब्यूशन एनडीए के साथ ही रहेगा और चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए के साथ ही जाएंगे। हाँ, मतलब एनडीए को आप दिल्ली में मोदी जी को समर्थन देंगे और यहाँ से अच्छा खासा हिस्सा अपना आंध्र प्रदेश के लिए लेंगे। आपकी बातों से समझ में आ गई है। ठीक है, आप मृत्युंजय जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। 4 सीटें मिली हैं, अब 0 से 4 सीटें जाना तो बड़ी कामयाबी है। बताइए क्या स्थिति है? आप देखिए संगीत रागी जी बड़े खुश हैं आपकी जीत पर, करें बोल रहे हैं 400% की जीत है। पता है कि किसी के सियासत का अंत करने के लिए 4 कंधा देने के लिए काफी है। देखिए सियासत अभी चरम पर होगा और 2 दिन अभी एनडीए के लिए भारी है और जिस तरह से जनादेश मिला है ये एनडीए को ठीक है स्पष्ट बहुमत है, लेकिन ये डगमगाती नैया कब डूब जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आदरणीय मोदी जी की गारंटी तो नहीं चली, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत सारे संभावनाओं के द्वार खुले हैं। हाँ। आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए सब दिन के लिए परमानेंट दरवाजा बंद किया था बीजेपी ने, जरूरत पड़ी तो खिड़की वेंटिलेटर सब तोड़ दिया। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोग भी बोलते रहे पलटू राम आप कह रहे हैं कि पलट जाइए एक बार हमारे लिए। कभी आज तक दिखा दीजिए कभी श्री तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहे। चाचा भतीजा का रिश्ता है। हाँ। और ये रिश्ता बड़े भाई छोटे भाई का आदरणीय लालू जी का जाकर वो सीट बदल ले रहे हैं। बिहार के हित में क्या होगा, देश के हित में क्या होगा, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं मानने वाले। तो 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का नारा था। हाँ। इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी भूमिका रही, ईटा से लेकर सीमेंट तक सब उन्होंने जोड़ा था। हाँ। तो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। हम दावे के साथ कह सकते हैं हाँ। प्रयास जारी है देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए बहुत कुछ अभी बीजेपी एनडीए के अंदर जैसे ही नीतीश कुमार मुस्कुराकर प्लेन में बात करना शुरू करते हैं तेजस्वी यादव से, वैसे ही संगीत रागी जफर इस्लाम लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नीतीश कुमार सबसे मुस्कुराकर बात करते हैं। अगर तेजस्वी जी ने उनके साथ फोटो खिंचाया, मीडिया के लिए दिन भर की खबर अच्छी बन गई। एक चीज समझिए, नीतीश जी का जो एनडीए का परफॉर्मेंस है बिहार में वो सबसे बेहतर है तमाम राज्यों के मुकाबले। और नीतीश जी एनडीए की बैठक में ललन सिंह जी के साथ शामिल होने गए हैं और ये काफी है कि नीतीश जी हल्की बातें कहीं बाहर मीडिया के सामने इस तरह नहीं करते। जब एनडीए की बड़ी बैठक हो रही हो तो नीतीश जी जब उसमें शामिल हुए तो स्पष्ट है कि वो किधर खड़े हैं। जो घनश्याम तिवारी बीच बीच में प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे, घनश्याम जी कोई बचा नहीं राजनीति में जिसने नीतीश कुमार जी पर तरह तरह के आक्षेप न लगाए, लेकिन वो नीतीश जी उन चीजों को झेल गए क्योंकि वो बड़े गंभीर नेता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनके बारे में ये रही है कि पारदर्शी और ईमानदार रहे हैं 18 सालों से। और नरेंद्र मोदी जी ने उनको हमेशा भारत में सबसे ईमानदार व्यक्ति के रूप में माना और कहा है। वो परिवारवादी राजनीति नहीं करते, ये भी उन पर स्पष्ट है। तो इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार जब आए थे एनडीए में तो उन्होंने स्पष्ट सवाल उठाया था कि अपने चाचा भतीजे बेटे बेटी सबको शामिल कर दिया राजनीति में और परिवारवाद चरम सीमा पर बताया। उस दिन कर्पूरी ठाकुर को भारत में भारत रत्न दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। कर्पूरी ठाकुर को पहली बार अगर किसी ने इस देश में याद किया तो वो एनडीए के नरेंद्र मोदी जी ने याद किया, बाकी लोग तो भुला बैठे थे। तो आज जो भी सरकार बनेगी, कल जो भी सरकार गठन होगी, उसमें नीतीश कुमार कहां खड़े हैं आज एनडीए की बैठक में शामिल हैं, ये बात स्पष्ट रूप में मीडिया में दिखाया जा रहा है। यही बात तेजस्वी जी के फोटो पर और चाचा भतीजा के संबंध पर जो हमारे साथी मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, नीतीश जी ने भी हमेशा उनको आशीर्वाद ही दिया है। नीतीश जी को लेकर नीतीश जी ने भी हमेशा आशीर्वाद ही दिया है। और पहली बार जब वो विधानसभा पहुंचे थे तो नीतीश जी के आशीर्वाद से पहले भी बोले थे जब गए थे उधर, तो फिर आए कि नहीं? नहीं, आपके तरफ से पलटू राम तो कई बार बोला है, तेजस्वी जी ने इस बात पर आप इनकार कर गए। खैर कोई बात नहीं, आज वो बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय है भतीजा का रिश्ता मानते हैं ना, बहस का ये रिश्ता रंग लाएगा ये बात आप जानते हैं। बहस का विषय है मृत्युंजय जी कि नीतीश जी भारतीय राजनीति के जिस पायदान पर खड़े हैं और उनकी जो भूमिका है वो आज स्पष्ट होती दिख रही है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। शशि शेखर जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अब नीतीश कुमार यकीनन हमने बिहार में भी देखा है, कम सीटें रहने के बावजूद लगातार उनका मुख्यमंत्री बने रहना,
बीजेपी भी डोरे डालती है, उधर आरजेडी भी डोरे डालती रहती है, और आज तो वो बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि टीडीपी को लेकर भी उतनी बातें नहीं हो रही हैं जितनी कि नीतीश कुमार को लेकर हो रही हैं कि वो रहेंगे या चले जाएंगे। और जब से ये प्लेन की तस्वीरें सामने आई हैं तब से और ज्यादा चर्चा को बल मिल गया है। असल में नीतीश कुमार जी ने, पहली बात यह कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे कद्दावर नेता हैं और उनके बिना अभी तक कोई सरकार बन नहीं पाई है, तो उनकी एक वहां पर अपरिहार्यता है। और इस बार उन्होंने साबित कर दिया कि उनके साथ हाथ मिलाकर बीजेपी ने गलत नहीं किया था। अगर वो दूसरी तरफ होते तो रिजल्ट और बेहतर होते उन लोगों के, और इंडिया आज कहीं और खड़ा होता। तो नीतीश जी की उपयोगिता अपनी जगह है, लेकिन नीतीश जी की जो लव हेट रिलेशनशिप है हर एक के साथ, उसमें हेट कब आगे आ जाएगा, लव कब आगे आ जाएगा, कोई जानता नहीं। और चूंकि 2014 से ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें मोदी जी के प्रति उनका प्रेम और अलगाव दोनों दिखाई पड़ता था, तो सवाल उठते हैं। सिर्फ टीडीपी के साथ है चित्रा कि टीडीपी अलग हुई थी, चंद्रबाबू नायडू को कुछ दिन पहले ही जेल जाना पड़ा था, अब वो लौट आए हैं, आज वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन ये दोनों लोग कब किसके साथ होंगे उसके लिए वो अपना हित ज्यादा देखते हैं, जो राजनीति में मुझे लगता है कोई अपराध नहीं है कि उसे कहा जाए अपराध है। अल्टीमेटली वो अपने प्रदेशों का भी हित देखते हैं। दोनों अब बेहतरीन नेता है। तो आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, उसके बजाय अगर हम देखें कि इस लम्हे में क्या हो रहा है, इस लम्हे में तो वो इस समय एनडीए के साथ खड़े हुए हैं। इस लम्हे में वो साथ खड़े हैं, लेकिन किसी भी तरह से आशुतोष जी, क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देश की राजनीति में कितना बदलाव आया उसका एक आंकड़ों के जरिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। किशोरी लाल शर्मा, जिनको पीए कहा गया, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर को 1,67,000 वोटों से हराया, और जिनको देश का प्रधानमंत्री कहा गया, उन्होंने एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, माफ करिएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता को 1,52,000 वोट से हराया। हाँ। ये जो फर्क है, आंकड़ों का ये फर्क, अगर इन फर्क को हम समझेंगे तब देश की राजनीति जो बदली है उसको भी हम समझ जाएंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास वो मैंडेट नहीं है जो मैंडेट हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी के पास कोएलिशन की सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, ना तो पार्टी को चलाने का कोई तजुर्बा उस तरीके से, और ना ही सरकार चलाने का। ये एक बिंदु है जिस बिंदु पर ही तय होगा कि ये सरकार कितने साल चलेगी, कितने महीने चलेगी, क्या देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अभी आपने टीडीपी के प्रवक्ता की बातचीत सुनी, उनके एक एक शब्द में बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत हार्ड बार्गेन करेंगे, और उन्होंने साफ कहा है कि जितना कर्जा है, जितना पैसा है, मतलब आप समझ लीजिए। और उसी तरीके से समाज जो जनता दल यूनाइटेड के भी हैं, उनको भी नीतीश को यह मालूम है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से उनकी पार्टी को किसके कहने पर कमजोर करने का प्रयास किया गया और लगभग खत्म करने का प्रयास किया गया। क्या नीतीश जी उसको भूल जाएंगे? क्या नीतीश जी इस बात को भूल जाएंगे कि उन्होंने स्पेशल पैकेज की बात की थी बिहार के लिए और वो नहीं मिला था? तो जब उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई विधानसभा के चुनाव में, तो आज मौका है जब वो न केवल उसका हिसाब किताब करेंगे, मैं बदले की बात नहीं कर, राजनीति में बदला नहीं होता, हिसाब किताब किया जाता है। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं हिसाब किताब करेंगे? बोले संगीत रागी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संगीत जी एक सेकंड, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आशुतोष की बात को काट नहीं रहा, लेकिन मैं एक सिनेरियो अगर कब सोचिए कि अगर 2014 में इसी तरह का बहुमत आया हो, इसी तरह का जनादेश आया होता, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, तो क्या वो छोड़ के भाग गए होते? क्या उन्हें हारा हुआ मान लिया जाता?